स्वागत है भाइयों। आज बहुत अच्छी कक्षा होने वाली है। आप बस बने रहना और आज जितना हम पढ़ेंगे वो आपको परीक्षा में बड़ा लाभ देने वाला है। एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है औसत। टॉपिक क्या है आपका? औसत, यानी कि एवरेज। केवल और केवल एक फॉर्मूला प्रयोग करेंगे हम लोग। पूरा का पूरा चैप्टर निपटा देंगे। औसत से आने वाले हर सवाल को हम करेंगे केवल एक ही फॉर्मूले से। मैंने जो पिछली कक्षा आप लोगों को पढ़ाई थी संख्या पद्धति की 4-5 क्लासेस में डाल चुका हूं बना के आप लोगों के लिए। ध्यान से देखें, मैंने उसमें भी हर सवाल के लिए कोशिश ये की है, हर चैप्टर के लिए, कि एक ही फॉर्मूले से, एक ही तरीके से हम सारे सवालों को हल करें। ठीक है। एक कहानी याद आ रही है मुझे कि दो दोस्त थे, शिकार करने के लिए चले गए। अब एक दोस्त जब गया तो उसने क्या किया कि यार हम शेर का शिकार करने जा रहे हैं, तो एक बंदूक लगा ली नीचे, रिवॉल्वर, एक कंधे पे दुनाली बंदूक टांग ली। ठीक है कि भाई जंगल जा रहे हैं, अब जैसा जानवर मिलेगा उसी तरीके से शिकार करेंगे। ठीक है। चलने को हुआ तो ध्यान आया कि यार अगर शेर या कोई बड़ा जानवर आ गया तो कैसे करूंगा, तो उसने साथ में तोप भी ले ली। अब 3 हथियार उसके पास हो चुके हैं। रिवॉल्वर आ गई है, यहाँ पे कंधे पे दोनाली बंदूक आ गई है, और इधर से वो तोप भी लेके चलने लगा। ठीक है बच्चों। अब सामने से खरगोश निकलता है, छोटा प्राणी है, उसने रिवॉल्वर निकाली, फायर कर दिया। समझ रहे हैं ना? ठीक है। खरगोश था, कूद के भाग गया। सामने से अचानक हाथी चिंगाड़ता हुआ आया। अब वो कंफ्यूज हो गया, दोनाली बंदूक चलाऊं, रिवॉल्वर चलाऊं या अपनी तोप से धमाका करूं। अब इसके विपरीत दूसरा प्राणी, जो दूसरा दोस्त था, उसने क्या किया, हाथ में एक लठ लिया और वो जंगल में चल दिया। चल भाई मैं भी शिकार करने चल रहा हूं। बस फर्क क्या था कि वो लठ को अपनी लाठी को वो कई तरीके से चलाना जानता था, बहुत एक्सपर्ट था, क्योंकि उसने पूरे जीवन उसी एक लाठी के ऊपर चलने के ऊपर अभ्यास किया था। उसने अलग अलग चीज चलानी नहीं सीखी थी, बल्कि एक सिर्फ लठ चलाना सीखा, बढ़िया से लाठी चलाना सीखा। ठीक है बच्चों। अब जब वो चल दिया तो खरगोश सामने आया, उसने उठाई लाठी, खट दे मार दी, क्योंकि उसे पता है उसके पास सिर्फ एक हथियार है, लाठी। समझ रहे हैं? अब आगे क्या हुआ? आगे हाथी जैसे इसके सामने आया तो उसने सोचा नहीं, बल्कि क्या उठाया, लठ उठाया और खट से कूद के उसकी खोपड़ी के ऊपर रख दिया। हाथी के सिर पे यहां चोट लगती है तो वो भाग जाता है। अब निश्चित है कि उसने जल्दी हमला कर दिया, उसकी अपेक्षा जो 3 हथियार साथ में लेके चल रहा था। लेबर ज्यादा लग रही है क्योंकि 3 हथियार लेके जाने पड़ रहे हैं। कंफ्यूजन है कौन से हथियार का इस्तेमाल करेंगे। उधर वो लाठी लेके चला हुआ है, उसके पास सिर्फ लाठी है। तो बच्चों, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे, अगर आप मेरी क्लासेस के साथ जुड़े रहे, तो मैं आपको गणित में लठैत बना दूंगा। आपके पास सिर्फ एक लाठी होगी और सारे सवाल उसी लाठी से आप हल करोगे। ठीक है। प्रॉमिस है मेरा, वचन है मेरा। क्लास में जुड़े रहो। औसत के लिए केवल एक फार्मूला प्रयोग करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एक फार्मूला प्रयोग करेंगे और हर सवाल को एक ही फार्मूले से करते हुए चलेंगे। बार बार अलग अलग फार्मूले, अलग अलग ट्रिक आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। औसत का फार्मूला है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ध्यान देते हुए चलना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो हमारा फॉर्मूला है जो हमें प्रयोग करना है। पूरे के पूरे औसत में इसी एक फॉर्मूले से हम सारे सवालों को हल करेंगे, नो अदर फॉर्मूला। ठीक है। चलिए, अब ये औसत नाम की बीमारी होती क्या है भाई? क्या है ये बीमारी, कैसे इसका हल करेंगे? तो औसत का मतलब होता है मध्य पद। ठीक है। औसत का मतलब और क्या होता है? औसत का मतलब होता है
1 2 3 4 5 राम, श्याम, मोहन, हरि और सोम। ये 5 लोग हैं, कहीं काम करने चले जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं। इसे 1 रुपया तनख्वाह मिली, इसे 2 रुपये मिली, इसे 3 रुपये मिली, इसे 4 रुपये मिली, इसे 5 रुपये मिली। अभी कहते हैं इन 5 को औसत तनख्वाह कितनी मिली, इन 5 को औसत तनख्वाह कितनी मिली। तो भैया क्या करेंगे, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15/5, हर एक को 3 रुपये मिले। ये औसत बहुत बुरी बला है, ये औसत ऐसी बला है कि इससे पूरा परिवार डूब जाता है। अभी कहानी सुनाऊंगा परिवार डूबने की, कैसे डूब गया था, गणित की कहानी है। तो क्या हुआ, हमें क्या किया कि जितने भी फालतू मिले हुए थे कम वालों को शेयर कर दिए, यानी कि सबको बराबर बराबर करके नाप दिया, तो उसे कहेंगे हम औसत। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या हुआ, अगर हमें डायरेक्ट भी औसत निकालना होता है क्या करते, 2 इधर के छोड़ो 2 इधर के छोड़ो, बीच की संख्या को उठाओ, आपका औसत आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। एकदम जवाब देंगे बहुत जल्दी से। मैंने तरकीब बता दी, कौन सी उठानी है, बीच की उठानी है। 15 का मतलब क्या हुआ, 7 इधर 7 इधर और 1 बीच में। 15 का मतलब क्या हुआ, 7 इधर और 1 बीच में। तो ये बीच में जाएगी, बस यही औसत है। तो इधर से हम चलते हुए आ गए, 7वें नंबर पे क्या आएगी, 7। यहाँ पे बीच वाला कौन सा हो गया, 8। और यहाँ से कैसे शुरू हो जाएगी, 9 10 11 12 आगे को शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कितनी पूछी तुझे, 15। 15 का मतलब 15 का आधा कितना होता है, 15 का आधा कितना होता है, 7.5। तो 7.5 नंबर पे जो संख्या आएगी वही आपका उत्तर है। 7 के बाद कौन सी आएगी, 8। अगली 7 छोड़ दो, पिछली 7 छोड़ दो, बीच की संख्या उठाओ, औसत आ गया। ठीक है, समझते हुए चलेंगे, अभी और समझेंगे। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी मैं संख्या ऐसे लेके चल रहा हूं जिनमें बीच की संख्या निकल जाएगी बच्चों। 25 का मतलब क्या हुआ, 12 12 और 1। इधर से 12 तक चल के आएंगे तो 12 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 13 और उसके बाद आगे गिनती 14 से शुरू हो जाएगी। ठीक है, इधर की 12 छोड़ो, इधर की 12 छोड़ो, जो बीच में संख्या आएगी बस वो उठा लो। तो इधर की 12 के बाद नंबर कौन सा आएगा, 13। ये 13 आपका औसत आ गया। बिल्कुल हल हो गया, एकदम जल्दी हो गया। चलिए, यहां तो 25 साल 12 इधर की निकाल दी, 12 इधर की निकाल दी। सवाल को चेंज करते हैं। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 30 की बात कर रहे हैं तो बेटे 15 इधर रहेंगी, 15 इधर रहेंगी। समस्या हो गई ना, 15 इधर रहेंगी, 15 इधर रहेंगी, बीच में तो कुछ आएगा ही नहीं। चलिए, बीच में कैसे आएगा, इधर की 15 में लास्ट नंबर क्या होगा, 15, और इधर की 15 में पहला नंबर क्या होगा, 16। इन दोनों को उठा लो, प्लस करो और 2 से भाग कर दो, यानी कि 31/2 कितना आ गया, 15.5। एकदम हल हो गया। ठीक है, मैं कर किस तरीके से रहा हूं, ये इतनी जल्दी जल्दी उत्तर कैसे आ रहे हैं। तो मैंने बताया ना, एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। वो कैसे प्रयोग हो रहा है, चलिए इसे समझते हैं कैसे प्रयोग हो रहा है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। फॉर्मूला तो वही है बच्चों, कौन सा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या, इनके पदों का योग कितना होता है। पहली कक्षा जो संख्या पद्धति की मैंने बनाई है उसके अंदर, जो मैंने यूट्यूब पे भी डाली हुई है, उसके अंदर बताया गया है। फॉर्मूला है n × n+1/2। और पदों की संख्या कितनी है बेटा इसके अंदर, n से n खत्म हो गया, n+1/2 हमारा उत्तर आ गया। इसने कहा है प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 30 + 1/2 यानी कि 31/2 यानी कि 15.5। सवाल खत्म हुआ ना जल्दी। फॉर्मूला कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। इन 7 सवालों के ऊपर भी ध्यान देना है, 7 सवाल कराऊंगा अभी। अब दूसरा,
सम संख्याओं का औसत। प्रथम 30 प्राकृतिक, यहां पे भी सम लगा दो, सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बच्चों फार्मूला तो वही है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन। सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। और अपॉन में क्या है, पदों की संख्या यानी कि n। ये आपने काट दिया, आंसर क्या आ गया आपका n प्लस वन। अभी देखो एकदम देखते उत्तर आने वाला है। प्रथम 30 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या लिखा है, n प्लस वन, यानी कि 30 जमा 1 कितना आ गया उत्तर 31। सवाल चेंज कर दूं, शॉर्ट लेना है, लीजिए। तीसरी लिखा हुआ था प्रथम 60 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब तो आप एकदम कर देंगे ना, जल्दी, वेरी गुड। 60 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 61। जल्दी हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, कॉन्सेप्ट से समझोगे तो सवाल बहुत जल्दी हो जाएंगे। ट्रिक वालों से जल्दी ना कराना सिखा दिया, बता देना। प्रथम 90 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आंसर क्या है, 90 जमा 1 बराबर, दिमाग में बैठ गया है ना बच्चों, अच्छे से बैठ गए। चलिए ये हो गया सम संख्या। तो विषम का कैसे होगा भैया, तो इस सम की जगह पे क्या लिखेंगे अब हम, विषम। यहां पे सम की जगह क्या आ जाएगा, विषम, ठीक है। और यहां पे हम क्या कर देते हैं, सवाल छोटा कर लेते हैं। 25 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। चलिए, विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला है हमारे पास n की पावर 2 अपॉन n। ये पावर खत्म हुई, आंसर क्या आ गया n। अब देखो चुटकी में आंसर निकलने वाला है। प्रथम 25 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 25 का औसत कितना होगा बच्चों, 25। एकदम आने लगे ना उत्तर। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एक ही फॉर्मूला प्रयोग करना है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहां पे संख्या लिख देता है 25 की जगह पे 30 का विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बच्चों 30 ही होगा। यहाँ पे लिख देता है 45 का औसत क्या होगा, तो क्या होगा 45। मगर ये ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, विषम। विषम की जगह सम लिखा हुआ हो तो क्या करोगे, सम लिखा हुआ हो तो क्या कर दोगे आप, +1, ठीक है। और अगर प्राकृतिक लिखा हुआ है, प्राकृतिक लिखा हुआ है तो क्या करोगे आप, +1 बटे 2। समझ में आया। सम लिखा हुआ है तो n+1 और विषम लिखा हुआ है तो n। इतनी बातें समझ में आ गई आपको, इतनी चीजें क्लियर हो गई। प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर जो सवाल आएंगे, प्रथम 25 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बताइए। इस सवाल को हल कर दीजिए फटाफट। प्रथम 25 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बताइए। n+1 है, यानी कि 25 + 1 बराबर कितना आ गया आपका आंसर 26, ठीक है। पहला सवाल, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 40 प्राकृतिक की बात कर रहे हैं बच्चों। प्राकृतिक का मतलब क्या है, n+1 बटे 2, यानी कि 40 जमा 1 बटे 2, यानी कि 41 बटे 2, यानी कि 20.5। समझ में आ रहा है, जल्दी हो रहे हैं प्रश्न। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला, जब तक घर पे अभ्यास कर रहे हो, जब तक घर पे अभ्यास कर रहे हो तब तक फॉर्मूले का प्रयोग हर बार लिख के करना है। जब परीक्षा में जाओगे आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। बार बार लिखने से, हर बार फॉर्मूला लिखने से आपको यह फायदा होगा कि आपको किसी फॉर्मूले को याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं। अभी बताया था मैंने आपको कि एक गणित की कहानी है कि एवरेज ने डुबा दिया, औसत ने डुबा दिया। चलिए उसे सुनते हैं। एक गणित के अध्यापक महोदय थे, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक गांव से दूसरे गांव, या समझ लीजिए अपने ससुराल जा रहे थे, ठीक है। तो रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी को पार करने से पहले, नाव का कोई साधन नहीं था, बस नदी को ऐसे ही पार करना था। नदी को पार करने से पहले उन्होंने सोचा कि इसको नाप लेता हूं।
किनारे पे नापा, पता लगा यहाँ पे गहराई जो है आधा मीटर है। उससे आगे चले गए, पता लगा गहराई जो है उसकी 1 मीटर है। उसके और आगे चले गए तो पता लगा गहराई 2 मीटर है। उसके और आगे चले गए तो पता लगा गहराई 3 मीटर के आसपास है। ध्यान देते हुए चलना, आधा मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद एकदम आगे पहुंचते हैं तो पता लगा गहराई फिर आधा मीटर आ गई, और उसके बाद ये नदी से पार निकले। सारा नाप लिया, सारा नापने के बाद एवरेज निकालने बैठ गए। 3, 2, 5, 1, 6, 6 और 1 7/2 यानी कि 3.5। ठीक है बच्चों, कितना आ गया? 3.5। यार नदी की जो गहराई है वो एवरेज 3.5 मीटर है। कितनी गहराई है? 3.5। एवरेज गहराई कितनी आ गई? 3.5। सही किया मैंने? गलत कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान देना मैंने क्या गलती की थी। बटे क्या आएगा यहाँ पे? 5, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे हम तो 5 × 5, 5 × 20, 1.4 मीटर। अब 1.4 मीटर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर बराबर 3 फीट लगभग। ठीक है बच्चों, तो 1.4 का मतलब क्या हो गया? 1.5 फीट और जोड़ लीजिए, यानी कि लगभग 4.5 फीट की गहराई ऑन एन एवरेज आ गई। तो गणितज्ञ महोदय सोचते हैं कि यार एवरेज गहराई जो है 4.5 फीट है, और नॉर्मल हाइट जो होती है किसी व्यक्ति को 5 फीट होती है, यानी कि हम आराम से नदी को पार कर जाएंगे। ठीक है, एवरेज गहराई कितनी है? 4.5 फीट, और एक आदमी की एवरेज हाइट कितनी होती है? लगभग 5 फीट तो होती है। 5 फीट वाले गाढ़े होते हैं, 5.25 5.5 फीट हमारी एवरेज हाइट होती है। बोला हम नदी को आराम से पार कर जाएंगे। बच्चे से बोला चलो बच्चों आगे आगे नदी पार करो। ठीक है, और जैसे ही वो बच्चे यहां से आगे बढ़े तुरंत वो सारे परिवार डूब गया। क्या हुआ? डूब गया। अब गणितज्ञ महोदय किनारे पे बैठे हुए हैं, बड़े उदास मायूस कि यार गणित कैसे फेल हो गया। जब नदी की औसत गहराई केवल 4.5 फीट है तो मेरा परिवार डूब कैसे गया? तो बच्चों ध्यान रखना, ये औसत जो है डुबो देता है। औसत क्या करता है? डुबो देता है। इसलिए बहुत ध्यान से औसत के सवाल करेंगे हम लोग। ये मैं सीरियस कहानी भी जो है हंस हंस के सुना देता हूं, है ना। पूरा परिवार डूब गया, सीरियस था। चलिए, 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा? सबसे पहले गुणज जानो क्या होते हैं। गुणज का मतलब गुणा करके आया हुआ, तो गुणा करके क्या आएगा? 7 × 7। प्रथम 20 की बात कर रहा है, यानी कि 7 को हमें 1 से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, 3 से करना है, 4 से करना है, 5 से करना है, 6 से करना है, और कहां तक करना है? 20 तक करना है। ठीक है, तो 7 × 7, 7 × 14, 7 × 21, चाहे ऐसे लिख लो चाहे पहले की तरह लिखा रहने दो। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस पूरे में से 7 तो कॉमन निकल जाएगा, चाहे मैं 7 × 14, 7 × 21, 7 × 28 करके लिख लूं, 7 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, मैंने 7 कॉमन निकाल के यहां लिख दिया। इसे लिखने के बाद फॉर्मूला क्या है मेरे पास? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है बच्चों, अब आगे तो गिनती 1 2 3 4 5 6 लगातार चल रही है। तो जब लगातार गिनती चलती है तो हम क्या करते हैं? 1 जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। 20 + 1/2 कितना आ गया? 21/2, यानी कि 10.5। गुणज किसके हैं? 7 के, तो उठा के 7 से गुणा कर दो। 7 × 5 = 35 और 7 × आंसर आ गया। ध्यान दे लेना, समझ में आ गया? चलो दोबारा बता देता हूं क्या करना है कि 7 × 7, 7 × 14, 7 × 21, 7 × 28, 7 × 5 = 35, 7 × 42। ऐसे करते करते मुझे कहां तक लिखना है? 140 तक, क्योंकि 7 को 20 से गुणा करेंगे तो 140 आएगा। ठीक है, इसका औसत निकालना जरा कठिन से कार्य पड़ेगा आप लोगों को। सरल कैसे करेंगे? 7 कॉमन निकाल लो तो हमारे पास बचा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहां तक आएगा? 20 तक। फॉर्मूला क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमने क्या किया? यहां से लेके यहां तक का औसत निकाल दिया। 7 तो इंटू में रखा हुआ है, गुणा में रखा हुआ है, तो यहां से यहां तक का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हमारे पास? 20 जमा 1/20।
2, क्योंकि मैंने पदों का योग बटे पदों की संख्या में क्रमागत संख्याओं के लिए बताया था आपको, जितनी संख्या दे रखी है उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग कर दो, सीधा औसत निकल जाएगा। कितना निकल के आ गया? 10.5। 7 गुणा में लिखा हुआ था, 7 से गुणा करी, 73.5 आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। समझ में आ गया? चलिए इसके आगे का सवाल करेंगे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, या तो वो लगाओ पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है, या फिर इसे और तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? देखो भैया, औसत 27 है, यानी कि बीच 27 आएगा, इधर आएगा 28, फिर आएगा 30, इधर आएगा 26 और फिर आएगा 24। 4 संख्याओं की बात की थी, 1 2 3 4। औसत का मतलब क्या होता है? जो बीचों बीच आया हो। औसत का मतलब क्या होता है? जो बीचों बीच आया हो। तो बीच बीच क्या आया था? 27। 28, 30, 26 और 24। उससे पूछे सबसे बड़ी संख्या क्या है? 30 है। सबसे छोटी क्या है? 24 है। सवाल का उत्तर आ गया। क्लियर? उठा लीजिए। सवाल नंबर 4 हमारा हो चुका है। 5वें पे जाइए। 6 और 34 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? पहले संख्या लिख लो। 6 और 34 के बीच 10, 15, 20, 25, 30। 6 और 34 के बीच 5 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं केवल ये है। उसने कहा है संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भैया देखिए जरा औसत क्या आ रहा है। 2 इधर छोड़ो, 2 इधर छोड़ो, बीच में कितना बचा आपके पास? यही औसत है आपका, 20 हो गया। समझ में आ गया? फॉर्मूला लगाए। चलो, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए थोड़ा लंबा हो जाएगा। 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 बटे 1 2 3 4 5। 10 और 15 25 नहीं 50, 50 और 50 100 बटे 5। उत्तर कितना आ गया? यहाँ पे सीधा आ गया था। कोई ट्रिक प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, कोई भी ट्रिक का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। मैंने आपको सीधा सीधा बोला हुआ है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करेंगे। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं वो गणित को उतनी ही जल्दी कर लेता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करेंगे। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? ये सवाल जरा ध्यान से देखना। 9 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17, 3 3 6 7 19 और 23। ये 9 अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ वो तरीका मत लगा देना 4 इधर की छोड़ो 4 इधर की छोड़ो औसत आ गया 11। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि ये संख्याएं क्रम से नहीं चल रही हैं। क्या होगा? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 बटे 9। जोड़ने का आसान तरीका कैसे हो सकता है? ये देखो, 23 और 7 कितना हो गया? 20। 13 और 5 18 और 2 2 और 5 7 और 13 20, यानी कि 20 और 20 मिला कितना हो गया? 40। 17 और 3 20, 60, 10 70 और 9 79, 79/9। 9 8 72, बचा कितना मेरे पास? 7। 9 7 63, ये 7/9 कर दीजिए। 8 सही 7/9 उतार लीजिए। ये हो गया आपका अब अगला प्रश्न देखेंगे। 25 प्रेक्षणों का औसत 18 है। ठीक है,
इनमें से प्रथम 12 प्रेक्षणों का औसत 14 है और अंतिम 12 प्रेक्षणों का औसत 17 है। 13वां प्रेक्षण क्या है? सवाल यहां से करें या यहां से शुरू करें? कहीं से भी शुरू कर दीजिए। चलिए, फॉर्मूला प्रयोग होगा औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। इस कक्षा के अंदर कम से कम 8 बार अब तक मैं ये फॉर्मूला लिख चुका हूं। आपको भी इसलिए बता रहा हूं, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं, मुझे याद है, मगर बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोग इस चीज की आदत डाल लो। जब एग्जाम में करेंगे फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, कहीं नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। मगर घर से उस फॉर्मूले को दिमाग में इतना सेट कर लेना है बार बार लिख के कि वहां पे याद ना करना पड़े। चलिए, 25 प्रेक्षणों का औसत 18 है। 18 बराबर योग बटे 25। अब इसके बाद डायरेक्ट निकालेंगे हम। योग कितना हो गया? 18 गुणा 25, 25 अट्ठे 200 जीरो से लगे 20, 25 है 25 है 20, 45, 450। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? इनमें से प्रथम 12 प्रेक्षणों का औसत 14 है। 12 का योग 12 गुणा 14। कौन से 12? प्रथम। 14 दूनी 28 का 8 हासिल लगे 2, 14 के 14 2 16 168। चलिए, अंतिम 12 का योग 12 गुणा 17। फिर क्या कहा उसने? 12 प्रेक्षणों का औसत 17 है। 17 दूनी 34 का 4 हासिल लगे 3, 17 का 17 3 20। फटाफट इनको जोड़ दीजिए। 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 372। कितने हो गए? 12 और 12 24। 12 ये और 12 ये, कितने हो गए? 24। तो 24 का योग आपके पास आ गया है 372। 13वां पूछा था, 25वां। तो 450 माइनस 372 इजिकल टू 10 में 2 गया 8 बचा और 14 में 7 गया 7 बचा। संख्या निकल के आ गई। ये 13वीं संख्या है। ये मैंने बड़े सरल तरीके के सवाल मैंने आज कराए हैं। इस परीक्षा चैप्टर के लगभग 25 के सवाल के आसपास में आप लोगों को कराऊंगा। एक कक्षा हमारी हो गई है। इससे कठिन सवाल जो आएंगे वो दूसरी कक्षा में आएंगे और औसत के सबसे कठिन सवाल हमारी तीसरी कक्षा में आएंगे। ठीक है बच्चों, जो मैंने बात आपको बताई है उसका ध्यान से फॉलो करना। आपको हर सवाल में, हर प्रश्न के अंदर अपने फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। मैं चाहता हूं कि जब आप परीक्षा में जाओ तो वहां पे बैठ के ये ना सोचना पड़े कि यार ये सवाल कैसे होगा। मैं जितने बच्चे अपने यहाँ कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ, 3-3 4-4 साल 6-6 साल 8-8 साल उनको नौकरी करते हुए हो गए और गणित अभी भी खोल के बैठो उनके सामने, वो आपको करना सिखा देंगे। तो ये स्किल डेवलप करने के लिए सिर्फ शुरू के 4 या 5 महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 4 या 5 महीने में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके सारे चैप्टर्स के। लगभग 30 चैप्टर होने हैं। ठीक है, तो उनके सबके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप अपनी ट्रिक्स का अपने आप निर्माण करें। जब अपनी ट्रिक्स अपने आप बनाएंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगी और फेल भी नहीं होगी। आपको ये भी पता होगा ये ट्रिक कहाँ फेल होगी, कहाँ नहीं होगी। किसी दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर आपको चलने से आपको दिक्कत हो सकती है। आप एग्जाम देने जा रहे हो बच्चों, वहां पे आपको बैठना है, मुझे जाके नहीं बैठना है, आपको बैठना है। मेरे पास अनुभव है और आपके पास ताकत है, दोनों मिलकर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। विश्वास बना के रखना, मेरे अनुभव के ऊपर विश्वास बना के रखना। ठीक है, अब इसके कठिन सवाल अगली कक्षा में और सबसे कठिन सवाल अगली कक्षा में। धन्यवाद।